हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आज की टॉपिक सहानुभूति के बारे में बात गेनिंग करते हैं। कंपेंसन एट वर्क में हम देखेंगे कि किस तरह से संस्थाएं सहानुभूति को अपनाकर खुद को आगे लेकर जा सकती है। ये किताब बताती है कि संस्थाओं में अगर उनके कर्मचारियों के लिए सहानुभूति ना हो तो किस तरह से उन्हें नुकसान हो सकता है। साथ ही यह किताब बताती है कि एक संस्था किस तरह से सहानुभूति को अपना सकती है। ये किसके लिए है? वे जो एक बिजनेसमैन या एक मैनेजर है, वे जो अपने कर्मचारियों से बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं, वे जो बिजनेस में सहानुभूति की ताकत को समझना चाहते हैं। ये किताब आपको क्यों पढ़ना चाहिए? आज के वक्त में ज़्यादातर कंपनियों का फोकस होता है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमाना। वे अपने कर्मचारियों पर ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से उनके कर्मचारी सिर्फ उतना काम करते हैं जितने से उन्हें काम से निकाला ना जाए। वे सिर्फ सैलरी के लिए काम करने लग जाते हैं और उन्हें कंपनियों से कोई लगाव नहीं रह जाता। यह किताब बताती है कि किस तरह से आप अपने कर्मचारियों को ऐसा बनने से रोक सकते हैं। यह किताब बताती है कि किस तरह से आप अपनी कंपनी के कल्चर में सहानुभूति पैदा कर सकते हैं, चाहे आप एक संस्था चलाते हैं या फिर सिर्फ एक कर्मचारी है। ये किताब बताती है कि किस तरह से हर कोई सहानुभूति जताकर अपनी कंपनी को पहले से बेहतर बना सकते हैं। सहानुभूति जताने के क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह से आप सहानुभूति जता सकते हैं, एक लीडर किस तरह से अपनी कंपनी के कल्चर में सहानुभूति पैदा कर सकते हैं। काम में तनाव तो हमेशा होता है, लेकिन हम इसे सहानुभूति में से आसान बना सकते हैं। आजकल तनाव हमारे काम का हिस्सा बन गया है। यह हमारे साथ इतना जुड़ गया है कि हम अब इस समस्या की तरह देखते ही नहीं। लेकिन अगर कंपनी कर्मचारियों का ध्यान दे तो इस तनाव को कम किया जा सकता है। बहुत सी कंपनियां यह सोचती है कि अगर वे कर्मचारी को पैसे दे रही है तो कर्मचारी हर वो काम करेगा जो वे उनसे करवाना चाहती है। इसलिए वे जब भी कुछ बदलाव करती है तो वे ये नहीं सोचती कि उनके कर्मचारियों पर इसका क्या असर होगा। लेकिन अगर कंपनी के लीडर्स अपनी कर्मचारियों के साथ सहानुभूति जताए तो वे उनके दर्द को कम कर सकते हैं और उन्हें कंपनी से जोड़ सकते हैं। अपने रिसर्च के दौरान लेखिका एक कंपनी के लीडर से मिली जिसका नाम एडी था। एडी ने एक दिन देखा कि उसका एक कर्मचारी जियान कुछ उदास दिख रहा था। जब एडी ने जियान से पूछा कि वह उदास क्यों है तो जियान ने कहा कि चाइना में रहने वाली उसकी बहन की दुर्घटना में मौत हो गई है और वे समय निकाल कर वहाँ पर नहीं जा पा रहा है। इस पर एडी ने कहा कि वो जितना चाहे उतना समय लेकर चाइना जा सकता है। उसने कहा कि अगर उसे कंपनी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह उससे जाकर मिल सकता है। साथ ही एडी ने जियान को अपने घर खाने पर भी बुलाया। इस तरह जियान अपने दुख से बाहर निकल पाया। सहानुभूति जताने से जियान को मदद मिली जिससे वह फिर से अपने काम पर ध्यान लगा पाया। अगर एक कंपनी अपने कर्मचारियों से और ग्राहकों से सहानुभूति दिखाए तो वो अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकती है। बिजनेसमैन अक्सर बहुत सख्त स्वभाव के होते हैं, लेकिन कभी कभी सहानुभूति दिखाना उनके और उनके बिजनेसमैन दोनों के लिए अच्छा हो सकता है। जिन कंपनियों में सहानुभूति दिखाई जाती है वहाँ के कर्मचारी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं और उनके ग्राहक ज़्यादा खुश रहते हैं। 2004 में किम कैमरान नाम के एक एडमिनिस्ट्रेटर साइंस एक्सपर्ट ने एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने दिखाया कि बर्ताव का बिजनेस के रेवेन्यू पर क्या असर होता है। उन्होंने यह देखा कि जिस कंपनी में कर्मचारियों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाता है उसमें के कर्मचारी ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं और वहाँ के रेवेन्यू भी ज़्यादा होता
है। एक गैलप पोल में यह देखा गया है कि 9/11 के हमले के बाद जिन कंपनियों में कर्मचारियों के साथ सहानुभूति जताई जाती थी, वहां के कर्मचारी इस सदमे से जल्दी उभर पाए। लेकिन जिन कंपनियों के मैनेजर यह चाह रहे थे कि कर्मचारी सब कुछ भुलाकर पहले की तरह काम करे, वहां के कर्मचारियों का मन काम में नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि उनके काम की परफॉर्मेंस भी घट गई, जिससे कंपनियों को नुकसान होने लगा। इसके अलावा जिन कंपनियों के कर्मचारियों के साथ साथ ग्राहकों से भी सहानुभूति जताई जाती थी, वे कंपनी और भी कामयाब होती है। इसके एग्जाम्पल है अरविंद आई हॉस्पिटल, जिसकी शुरुआत 1977 में डॉक्टर गोविंदप्पा वेंकटस्वामी ने साउथ इंडिया में की थी। उनके अस्पताल में मरीजों की आंखों का बहुत अच्छा इलाज किया जाता था। उनके अस्पताल में कोई भी फिक्स फीस नहीं ली जाती थी। उनके मरीज जितना पैसा दे सकते हैं, उनसे उतना पैसा ही लिया जाता है। इस तरह से उनके यहाँ बहुत से अमीर लोग आते हैं जो कि उन्हें बहुत सारा पैसा देते हैं, और बहुत से गरीब लोग भी आते हैं जिनका इलाज मुफ्त में भी किया जाता है। इस तरह से बहुत से गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में करने के बाद भी यह अस्पताल फायदे में चलता है। अपने इस बिजनेस मॉडल की वजह से वे बहुत फेमस भी है, और बहुत सी कंपनियां उनके इस काम से प्रेरित भी होती है। किसी की परेशानी को देखकर उससे उस बारे में बात करने से आप उसकी तकलीफ को कम कर सकते हैं। कर्मचारी अक्सर अपनी समस्याओं के बारे में अपने एम्प्लॉयर से बात नहीं करते। परेशान होने पर उनकी परफॉर्मेंस खराब होने लगती है, लेकिन फिर भी वे इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहते। ऐसे में एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वे अपने कर्मचारियों से उनकी परेशानी के बारे में पूछे। लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि कोई कर्मचारी परेशान है या नहीं? इसके लिए आपको अपने कर्मचारियों पर ध्यान देना होगा। आपको यह देखना होगा कि कौन बिना बताए ज़्यादा छुट्टी ले रहा है और किसका परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। जब भी आपको लगे कि एक कर्मचारी पहले की तरह परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो आप उससे पूछिए कि उसे क्या समस्या है। लेकिन बहुत बार जब हम किसी कर्मचारियों को इस तरह से बर्ताव करते हुए देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि वे आलस की वजह से काम नहीं कर रहा है। हम अक्सर उस जज करने लगते हैं, ना कि उसकी समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको हमेशा अपने कर्मचारियों पर ध्यान देते रहना चाहिए, और जब भी आपको किसी कर्मचारियों का ग्राफ नीचे जाता हुआ दिखे, तो आपको उससे बात करनी चाहिए। यूथ लिवर्ट रेटेज संस्थाओं पर रिसर्च करती है। उन्होंने एक कैब की स्टडी की जहां पर वे बच्चे रह रहे थे जिनकी माता पिता को कैंसर था। इन बच्चों का ख्याल रखने के लिए बहुत से काउंसलर्स को काम पर रखा गया था। उनका काम था कि बच्चों की भावनाओं के बारे में उनसे लगातार पूछते रहना। यूथ ने देखा कि जिस कैंप के काउंसलर्स बच्चों को से विनम्रता से बात करते थे, वहाँ के बच्चे शांत रहते थे और ज़्यादा झगड़ा नहीं करते थे। इस तरह से अगर एक मैनेजर भी अपने कर्मचारियों से विनम्रता से बात करे, तो वो भी उन्हें अच्छा महसूस करा कर उनकी परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं। बहुत बार हम किसी की तकलीफ को कुछ इस तरह से देखते हैं जिससे हम उनसे सहानुभूति नहीं जता पाते। अक्सर लोग कहते हैं कि जब आप काम पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको अपने घर की समस्या नहीं लेकर जानी चाहिए, और जब आप अपने घर पर होते हैं तो वहाँ पर आपको काम की समस्याओं के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस तरह के ख्याल अक्सर हमें सहानुभूति जताने से रोक देते हैं। अक्सर हम लोग किसी की तकलीफ
तकलीफ को इस तरह से देखते हैं जिससे हमें लगने लगता है कि उनकी तकलीफ जायज़ है। इस तरह के नज़रिए को रिसर्च ने एम्पजल का नाम दिया है। यह 3 तरह का हो सकता है। पहली तरह का एम्पजल तब होता है जब हमें यह लगता है कि कोई व्यक्ति अपनी ही गलती की वजह से परेशान में है। हम सोचते हैं कि वे अपने करतूतों का फल भुगत रहा है। इस तरह से हम उसे सहानुभूति जताने के ख्याल को अपने दिमाग में नहीं आने देते। दूसरी तरह का एम्पजल तब होता है जब हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति तकलीफ में रहने के लायक है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर किसी को शराब या सिगरेट पीने की वजह से कैंसर है तो वह उसी के लायक है। तीसरी तरह का एम्पजल तब होता है जब हमें लगता है कि हम सामने वाले को तकलीफ से बाहर निकालने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। एम्पजल से बचने के लिए आपको सबसे पहले लोगों को तुरंत जज करना बंद करना होगा। अगर आप किसी की तकलीफ में देखकर उससे बात किए बिना ही यह अंदाज़ा लगा देते हैं कि वे अपने ही किए गए कामों की वजह से परेशान हैं, तो आप उससे सहानुभूति नहीं जता पाएंगे। अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती होती है तो आप उसे जज मत कीजिए, बल्कि यह पता करने की कोशिश कीजिए कि इस गलती की वजह क्या थी। क्या वह किसी बात से परेशान है? क्या उसका ध्यान कहीं दूसरी जगह पर था? क्या उसे वह काम अच्छे से करना नहीं आता? इस तरह के सवालों से आप दुनिया को उसकी नज़र से देख सकेंगे और उसे अच्छे से समझ पाएंगे। साथ ही एक बार जब आपको गलती की वजह पता लग जाएगी तो आप उसे फिर से होने से रोक भी पाएंगे। सहानुभूति हम सभी के अंदर होती है, लेकिन अगर हम दूसरों की नज़र से देखना शुरू नहीं करेंगे तो हम सहानुभूति की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए ही काम नहीं करते, बल्कि वे दूसरों का दर्द भी समझ सकते हैं और उनकी मदद भी कर सकते हैं। हम सामने वाले की आवाज़ या उसके चेहरे के भाव को देखकर यह समझ जाते हैं कि वे परेशान हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार हम सहानुभूति नहीं जता पाते और इसके पीछे बहुत सी वजह हो सकती है। हम सहानुभूति तब नहीं जता पाते हैं जब हम लगता है कि ऐसा करने से हमारा कुछ नुकसान होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप देखते हैं कि ऑफिस में किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और उसे डांटा जा रहा है, तो आप अपनी आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा करने पर आपको भी डांट सुनने को मिल सकता है। साथ ही जब हम दूसरों के दर्द को उनकी नज़र से नहीं देख पाते तो हमें यह नहीं समझ में आता कि उन्हें कैसा लग रहा है और हम सहानुभूति नहीं जता पाते। जब तक आप सामने वाले के हालात को उनकी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि वो क्या महसूस कर रहा है। इसके लिए आप यह सोचिए कि अगर आप खुद उस हालात में होते तो आपको कैसा लग रहा होता। इस तरह की सहानुभूति को कॉग्निटिव एम्पैथी कहा जाता है और यह इमोशनल एम्पैथी से अलग है। इसमें आप सिर्फ दूसरों की भावनाओं को ही नहीं समझते, बल्कि यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप उसकी मदद करके उसकी हालात से निकाल सकते हैं। सिर्फ सहानुभूति जताना ही काफ़ी नहीं होता, आपको सामने वाले की मदद करने के लिए कुछ काम भी करना होगा। बहुत बार हम यह सोचते हैं कि सामने वाले के दर्द को समझना ही काफ़ी होता है, लेकिन अगर आप उसके दर्द को समझकर उसके लिए कुछ करेंगे नहीं तो आपके समझाने या ना समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब आपको यह पता लग जाए कि सामने वाले को किस तरह की तकलीफ़ है तो आपको जल्दी से जल्दी सही समय खोजकर सहानुभूति जताना होगा और उसकी मदद के लिए कुछ करना होगा। एग्जाम्पल के लिए नजीमा को ले लीजिए, जो अपनी बहन चैनी और उसकी बेटी फैन से बहुत प्यार करती थी।
फैद को डाउन सिंड्रोम था, जिस वजह से एक दिन उसकी मौत हो जाती है। नजीमा अपनी कंपनी की बहुत अहम कर्मचारी थी और वह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन जब उसने फैद की मौत की खबर सुनी तो वह सदमे में चली गई। वह काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, जिसमें उसके साथ काम करने वाले लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर आने लगा। लेकिन इसी बीच एड नाम के एक व्यक्ति ने नजीमा के काम की जिम्मेदारी ली। एड ने नजीमा के ना रहने पर उसका काम देखा और साथ ही वह समय समय पर फोन लगाकर नजीमा से उसका हाल भी पूछता रहता था। इसमें नजीमा को लगने लगा कि कोई है जो उसकी